बच्चों आज चैप्टर टू है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसमें जो सेंटेंस है, चैप्टर का नाम है दो चर। पहला दो चर है, फिर रैखिक समीकरण, फिर युग्म। दो चर, इसके पहले हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं एक चर यानी वन वेरिएबल। एक चर होता है जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, जिसका मान बदलते रहता है। जैसे एक चर वाला रैखिक समीकरण आप 9th में पढ़े हैं, 2x + 7 = 18, 3x - 5 = 6, या x + 9 = 5x। देखिए पहले समीकरण में केवल एक ही चर है x, बाकी 2 है, 7 है, 18। इसका मान तो फिक्स होता है। x का मान फिक्स नहीं होता है। x कभी 2 आ सकता है, कभी 5, कभी 8, जो भी आ सकता है। अभी तक आप इतना सवाल बनाए हैं, अलग अलग मान आता है। जिसका अलग अलग मान आता है उसी को चर हम बोलते हैं। इसमें भी एक ही चर है, केवल x। इसमें x है दो जगह, लेकिन चर तो एक ही है, x ही है, x ही है। इस तरह से ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। एक चर तो वो हुआ जिसमें एक ही अल्फाबेट हो, x हो, y हो। मान लो m + 7 = 3, यहाँ m है चर, ये भी एक चर है। ठीक है, ये तो एक चर हो गया। रैखिक समीकरण होता है जिसमें कोई पावर नहीं हो, ये जानो, जिससे x², x पे 3 पावर, x पे 5 पावर, जिसमें कोई पावर ना हो, जिसका डिग्री जो है 1 हो, वो होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। जिससे कोई समीकरण हो 3x + 5y = 16, फिर हो 4x - y = 8। इस तरह से। अच्छा, इसका मेन फॉर्मेट होता है क्या? ax + by + c = 0। ये मेन फॉर्मेट है। यानी पहला चर होगा x, उसके साथ कोई न कोई संख्या होगी, चाहे संख्या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरा चर के भी साथ संख्या होगा, और तीसरा जो है स्वतंत्र होगा, यानी a, b और c ये पूर्णांक है। a, b और c ये कोई अंक है, कोई संख्या है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, अब आइए यहाँ दो चर वाला रैखिक समीकरण ये भी है और ये भी है। तो दो चर का रैखिक समीकरण, जब भी हम इसमें x और y का मान निकालना चाहेंगे, इसके लिए हमें दो समीकरण चाहिए हमेशा। एक चर वाला तो एक ही समीकरण से हो जाता था। दो चर वाला में होता है कि कम से कम दो रैखिक समीकरण होना चाहिए, कम से कम दो। इसीलिए समीकरण का युग्म लिखा हुआ। जब भी मिलेगा इस चैप्टर में आपको समीकरण का जोड़ा मिलेगा, दो समीकरण मिलेगा, क्योंकि दो चर है तो बिना दो समीकरण का उसमें से x और y या m और n या p और r या s t, कोई भी दो चर, इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए दो समीकरण का होना बिल्कुल जरूरी है, इसलिए यहाँ युग्म, समीकरण का युग्म लिखा हुआ। ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं, देखिए ax + b, यानी x के साथ जो लगा हुआ वो a है, यहाँ a = 3। यहाँ y के साथ जो लगा हुआ b है, b = 5, और जो जिसके साथ x y कुछ भी नहीं है, फ्री है, वो c है, c = 16। यहाँ उसी तरह से x = 4, सॉरी a = 4, b = यहाँ कोई संख्या नहीं है, जहाँ कोई संख्या, जैसे x है कहीं लिखा हुआ, x का मतलब होता 1x, या कहीं m लिखा हुआ, m का मतलब होता 1m। जहाँ कोई नंबर नहीं होता है, कोई संख्या नहीं होती है, वहाँ m होता है। ठीक है, तो ये y के पहले कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ 1 है, इट मीन्स -1, और c = 8। ये वैल्यू आपका दिया हुआ। इस तरह से समीकरण को हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं समीकरणों में संबंध क्या होता है। इसके बारे में एक टेबल बना रखा हूं, इससे मैं समझाता हूं। 3 उदाहरण लिया हूं मैं, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। मैं अभी बोल रहा था कि इसमें युग्म है,
युग्म का मतलब जोड़ा। जब भी x और y, जब भी दोनों चरों का मान निकालेंगे हम, दो समीकरण का होना जरूरी है। इसलिए तीनों ब्लॉक में मैं दो समीकरण लिया हूं, यहां भी दो, यहां भी दो और यहां भी दो। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां कॉलम बनाए a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। इन दोनों से शुरू वाले में जिसे यहां लिखा था मैं a, b और c, यहां भी a, b और c है, लेकिन दो समीकरण है। दो समीकरण के चलते पहले वाले में 1 लगाते, ये a1 हो गया, ये b1 और ये c1। दूसरे वाले में a2, b2 और c2। पहले वाले में 1 1, दूसरे वाले में 2 2। यही है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। इनमें से देखिए a1 की जगह कुछ नहीं है, यानी 1। अब a2 की जगह 3, तो 1 बटा 3। दूसरे में a1 की जगह -2, b1 की जगह -2 और b2 की जगह 4, b1 बटा b2 -2 बटा 4। c1 की जगह 0, c2 की जगह -20, 0 बटा -20। उसी तरह से यहाँ भी a1 बटा a2, a1 बटा a2 2 बटा 4, b1 बटा b2 3 बटा 6 और c1 बटा c2 -9 बटा -18। यहाँ a1 बटा a2, an की जगह कोई संख्या नहीं है, यहाँ 1 होगा, 1 बटा 2, ये वाला 2। यहाँ b1 बटा b2 2 बटा 4, b1 बटा b2 कॉलम में 2 बटा 4, c1 बटा c2 में -4 बटा -12। कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसी से हम लोग मान निकालते हैं। अब इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि क्या कंडीशन है। इसमें जो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 है, इसमें 3 तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं हो हैं। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो c1 बटा c2 हम देखते ही नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो c1 बटा c2 को देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर बराबर है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अगर दोनों बराबर है तब देखते हैं c1 बटा c2 को। तो c1 बटा c2 बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। यहाँ बराबर c1 बटा c2, एक बार बराबर किया और दूसरी बार a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। इस तरह से 3 तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। यही देखो 3 तरह की परिस्थितियां हैं। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। दूसरे में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और तीसरे में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। इन तीनों परिस्थितियां कुछ ना कुछ बात कहती है। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं हो तो इसमें ग्राफीय निरूपण, ग्राफ जो हम खींचेंगे उसके दोनों लाइंस, ग्राफ के जो 2 समीकरण हैं 2 लाइन बनेंगे, दोनों लाइंस प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई पड़ेंगी। प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई पड़ेंगी मतलब इसका ग्राफ ये पहले वाला जो कंडीशन है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पे ये कट रहा है। इसी के अनुसार हम x और y का मान निकालते हैं। मान लो यहाँ x है 2, तो ये x बराबर 2 हो जाएगा। और y मान लिए यहाँ 3 है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये एरो का निशान लगाया जाता है, इसका पहचान होता है कि बहुत दूर तक खींच सकते हैं हम। यहाँ देखिए, अब जो नंबर इसके सामने नीचे लिखा रहेगा वो x हो जाएगा और जो इसके सामने रहेगा वो y हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये y इक्वल टू 3, इस तरह से x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ये तब होता है जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। यहाँ देखिए बराबर ये दोनों नहीं है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। इसके ग्राफ जो है प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करते हैं इसका मतलब एक जगह काटता है, ये दोनों लाइन एक जगह काटता है, इसका मतलब इसका केवल एक ही हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन आपका है कि अगर तीनों बराबर हो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए यहाँ 2 बटा 4 है, यानी
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 तो 6 है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -9 बटा -18, माइनस माइनस पहले काट दिया, 9 एकम 9, 9 दूना 18। देखिए तीनों बराबर है, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होता है तो इसमें संपाती रेखाएं होती हैं, यानी जो ग्राफ के लाइन्स होता है संपाती होता है। संपाती मीन्स एक ही लाइन पे दूसरी लाइन, बिल्कुल ये होता संपाती रेखाएं। अब देखिए यहाँ एक जगह काट रहा था तब तो एक हल था, यहाँ लिखा हुआ है एक हल, अद्वितीय मीन्स दूसरा कोई नहीं। और यहाँ तो ये दोनों लाइन अनेक जगह काट रहा है, यहाँ 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 यहाँ, यानी अनेक जगह मिल रहा है, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है। और तीसरा कंडीशन है, तीसरे में देखिए कि 1 बटा 2 है, ये 2 दूनी 4, और इसको काटेंगे माइनस 1 काट दिया, 4 तिया 12, 4 तिया, ये दोनों बराबर है 1 बटा 2, 1 बटा 2, लेकिन ये है 1 बटा 3, ये बराबर नहीं है, यानी A1 और A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर ये दोनों, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तब इसमें समानांतर रेखाएं होती, यानी इसका कोई हल नहीं होता है। इसका जो ग्राफ होगा उसमें ये रेखाएं दोनों, जो ग्राफ की लाइन होगी ये दोनों समांतर होंगे, असमांतर होंगे इसका मीन्स कहीं नहीं कट रहा है। एक जगह ये कट रहा था तो एक हल था, ये अनेक जगह कट रहा था, देखिए अनेक हल है, ये कहीं नहीं कट रहा। जो समांतर होता है वो कहीं कटता नहीं है, समांतर है नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट करने में इसमें काफ़ी मदद मिलेगी इससे। इसके बाद है कि हम ये जो x और y है, जो दो चर है, इसका मान कैसे निकालते हैं। इसका मान निकालने की 4 विधियां हैं। ग्राफी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, आपका वज्रगुणन विधि है जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और एक विलोपन विधि है। 4 विधियां। इन चारों विधियों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और ये आप जान रहे हैं या आपको टीचर बताए होंगे या बताएंगे कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, इसलिए इस समय भी आपको बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स का आएगा और आगे भी बहुत काम आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।